तो उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, वरना वो लड़का ऐसी बात कर ही नहीं सकता था। उनकी सोच या पर्सपेक्टिव रीजनल है, ग्लोबल है, पैन इंडिया है। हम केवल आज बंगलुरु में कुछ हुआ, इस पे कुछ दिन चर्चा होगी, फिर वो लोग भूल जाएंगे। उन्होंने तो आपको दिखा दिया कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, कि रोहिंग्या के साथ कुछ हुआ, कोकराझार में आग लग गई, कोकराझार में आग लग गई, मुंबई में आग लग गई, मुंबई में आग लगी, पुणे तक पहुंच गया, पूना से फिर हैदराबाद पहुंच गया, हैदराबाद से बंगलुरु। तो वो तो बहुत क्लियर है। आप ये छोटे छोटे, मुझे मालूम है कि ये बंगलुरु में कुछ हुआ है, आप देखिएगा। अब मुझे याद दिलाना पड़ रहा है लोगों को कि याद कीजिए कि इसी समय कब इंडिपेंडेंस डे के समय में क्या हुआ था 2012 में। अब एक इन्होंने नया तरीका अपनाया है कि साहब आपने बताइए, इतना बड़ा, इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हैं, इतने लोग सोशल मीडिया पे हैं, आप किसी एक ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अरे मोहम्मद साहब तो एक बहाना है, हिंदू और हिंदुस्तान निशाना है। और दूसरी बात कि ये जो आप माओवाद की बात कर रहे हैं, इस गठजोड़ की रचयिता है ये विदेशी महिला, और इस गठजोड़ का विदेशी महिला ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। इसका जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था वो माओवादियों से भरा हुआ था, और उनका बड़ा गठजोड़ था ग्लोबल जिहादियों से। और तभी तो वो इस 10 साल तक ये विदेशी महिला यहां की रानी रही, और उस समय का प्रधानमंत्री इसका नौकर। तो ये जो ताकतें आप देख रहे हो, ये सीए में देखा आपने, जेएनयू में देखा आपने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा, जय भीम और जय मीम का जो ये बातें कर रहे हैं, ये क्या नारा दे रहे हैं। वहां पर भी अभी जहां पर इन्होंने आगजनी की है, वहां पर वो एक दलित नेता, अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल कोई करने को इंसिस्ट करता है तो वो एक दलित नेता था। और मैं ये जो जय भीम और जय मीम का आपने कभी सुना है? हमारे दलित भाइयों ने कभी अपना वो धर्म छोड़ के मजहब की तरफ नहीं गए। पुष्पेंद्र जी हमारे मित्र हैं, वो भी 24/7 पे उन्हीं का ये चैनल है। उसमें वो मुझे मुंबई में वो एक किसी गोष्ठी में थे, या उनका कहीं भाषण था, तो कोई महिला है, उन्होंने कहा उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है, दलित मुस्लिम संबंधों पर। और उस महिला का रिसर्च ये कहता है कि हमारे यहां कभी भी दलित भाई लोग सूअर नहीं पालते थे। उन्होंने सूअर पालना, आप कोई भी आप ग्रंथ ले लो, हमारे कहीं पे सूअर का वर्णन ही नहीं है। जब कोई सूअर खाता ही नहीं था तो पालेगा क्यों? जब ये मुसलमान लोग जब आए तो इनकी प्रथा थी कि पहली रात को ये हिंदू औरतों को शादी के बाद ये बुलवाते थे, जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तब लोगों ने, वो आपको मालूम है कि ये जो हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, महिलाएं जो आलता लगाती हैं, वो आलता लगाने की परंपरा भी वहीं से शुरू हुई। वो सूअर का खून लगा लेती थी। तो वो मुसलमान के पास जाता था तो वो कहता था कि अब ये तो मतलब तौबा तौबा, अब क्या करूं मैं। आपको मालूम है ना, हमारे यहाँ जब नई शादी होती है तो बहू जब घर में पहली बार अंदर आती है तो उसने
वो थाली में वो रंग जो होता है उसमें पैर डालती हैं, तो उसमें वो खून डाला होता था। तो मैं इस बात की पुष्टि के लिए मैं अपने गांव में मैंने पता लगाया, और ये रिसर्च बिल्कुल सही है। वही नहीं, आज भी हमारे गांव में ये महिलाएं एक वो यहाँ पर एक ताबीज पहनती हैं, वो सूअर की हड्डी का होता है, उसको बोलते हैं सोगल। वो भी परंपरा उसी समय से शुरू हुई थी। आज जो 200 दलित परिवार 1957 में जिसको कश्मीर बुलाया था, वहां की गंदगी साफ करने के लिए, आज 370 हटने के बाद उनको नागरिकता मिली। ये जय भीम वालों ने नहीं दी थी, जय भीम वालों ने। ये हमारे साथ डिबेट और डिस्कशन में बहुत से लोग हमारे साथ टेलीविज़न पे आते हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले जिहादी, उनको मैंने पूछा है कि तुम क्यों नहीं वहाँ पे लागू करते? तुमने दलित लोगों के लिए क्यों नहीं वहाँ रिजर्वेशन दिया है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह? इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये दलित शब्द ही, ये तो अंग्रेजों का निकाला हुआ है, लेकिन ये जय भीम, जिस भीम साहब की ये बात करते हैं ना, जय भीमराव अम्बेडकर की, अगर थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे जो उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा है, अगर वो थोड़ा सुन लें, ये इनके पैर तले से ये जमीन खिसक जाएगी। भारत में ग्लोबल जिहाद की समस्या आंतरिक युद्ध का आकार ले चुका है। इस पर किस तरह से नियंत्रण किया जाना चाहिए? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जिस थर्ड फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये अगर कोई सबसे बड़ा अगर थ्रेट है हमको, तो वो ग्लोबल जिहाद से है। और इसके पहले जो आपने सवाल पूछा था, ये माओवाद और जिहाद का एक साथ आना, तो माओवाद और जिहाद, दे कॉन्स्टिट्यूट द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट टू दिस कंट्री। अब सवाल आपने सही पूछा कि आखिर इसका उन्मूलन क्या है। तो देखिए, मैं जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली मैं इस तरह से इसको देखता हूँ कि भारत के, अगर श्रीलंका को ले ले तो 6 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अगर श्रीलंका को, आखिर पाक स्टेट के बाद तो श्रीलंका है, तो अगर ये सारे देश अगर आप लें तो उसमें से आप देखें 3 बौद्ध देश, बौद्ध बहुमूल्य देश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। एक हिंदू देश था, हिंदू देश है, बहुमूल्य देश, नेपाल। एक कम्युनिस्ट देश, तिब्बत, और 2 इस्लामिक देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कभी पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था। अब आप हमारे रिश्ते देखें, नेपाल में जब तक वहाँ पे कम्युनिस्ट का शासन नहीं आया था, हमारे रिश्ते थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं और पड़ोसियों में होता है, लेकिन इस तरह का जहरीलापन जो अभी कम्युनिस्ट ने चाइना के बहकावे में और चाइना के दबाव में जो किया है, वो पहले नहीं देखा गया है। दूसरा, एक कम्युनिस्ट स्टेट चाइना, अब वहां पे अगर तिब्बत अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता
जिसके बारे में सरदार पटेल बार बार नेहरू जी को लिख रहे थे। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा था। आप मेरी किताब के अपेंडिक्स में है वो, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल के अपेंडिक्स पे मैंने वो डाला हुआ है, उसमें पढ़िएगा। अगर वो एक इंडिपेंडेंट देश होता तो वो एक डिवाउट बुद्धिस्ट देश होता, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कुशन, या आप कहते हैं कि हमारा कोई चाइना के साथ डायरेक्ट थ्रेट नहीं होता। जाहिर सी बात है। उसके बाद अब भूटान ले लें। भूटान बुद्धिस्ट स्टेट है, हमारे बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप म्यांमार ले लें। मैं म्यांमार से बहुत इंटीमेटली जुड़ा रहा हूं, मुझे मालूम है। कोई ऐसे हमारा कोई 1650 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा, कोई उनके साथ कोई इस तरह का मतभेद नहीं रहा है म्यांमार के साथ।